हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घटना चक्र के जीएस दृष्टि के पार्ट 3 की। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिक पार्ट 3। सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों डीडीटी। इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तथा दोस्तों डीडीटी एक जैव अनिम्नीकरण कीटनाशक है तथा दोस्तों यह अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग इसका संभव होता है तथा दोस्तों डीडीटी जैविक रूप से नष्ट नहीं होता तथा दोस्तों खाद्य श्रृंखला में इसके सांद्रण का क्रम है प्रथम स्तर पे उससे कम, द्वितीय स्तर में उससे ज़्यादा तथा तृतीय स्तर में सबसे ज़्यादा डीडीटी होता है तथा दोस्तों सामान्य जीवों के वसा वाले ऊतकों में डीडीटी जमा होता है। दोस्तों अब बात करेंगे हम जैव भू रासायनिक चक्र की, जिसकी परिभाषा होगी पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनर्गमन का प्रारूप ही आपका जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तथा दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार यह दो प्रकार का होता है। पहला गैसीय चक्र, जिसके उदाहरण होते हैं ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र इत्यादि। तथा दोस्तों औषधि चक्र के उदाहरण होंगे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर तथा पोटेशियम चक्र। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक पदचाप एवं मिलेनियम की। दोस्तों पारिस्थितिक पदचाप की माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर तथा दोस्तों पारिस्थितिक पदचाप की परिभाषा होगी पारिस्थितिक घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो, पारिस्थितिक पदचाप कहलाता है। तथा दोस्तों इसका मापन मनुष्य द्वारा उत्सर्जित कार्बन पर होता है। तथा तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के कुछ विविध शब्दों के विषय में। पहला है यूकेलिप्टस। तथा दोस्तों यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय शत्रु कहा जाता है तथा अत्यधिक जल संग्रहण शक्ति के कारण दिया गया इसका नाम है। तथा दोस्तों रोपित स्थान की मिट्टी के जलस्तर में अत्यधिक गिरावट आ जाती है जहाँ यूकेलिप्टस पाया जाता है। तथा दोस्तों विश्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यूकेलिप्टस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लैंटिक आवास। लैंटिक आवास स्थिर जल का आवास कहलाता है, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि लैंटिक आवास कहलाते हैं। तथा दोस्तों लोटिक आवास, बहते जल का आवास को लोटिस आवास कहते हैं, जिसे नदी। तथा दोस्तों यूकोटोन, यूकोटोन का मतलब होता है दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र यूकोटोन कहलाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पारिस्थितिक आंदोलन के विषय में, ध्यान से सुनिएगा। पारिस्थितिक आंदोलन में चिपको आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें चिपको आंदोलन में हुआ क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था यह। तथा दोस्तों इसकी विशेषता यह थी कि महिलाएं जो थी वह वृक्ष से चिपक कर खड़ी हो गई थी, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। अब दोस्तों दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन में, तो नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था। तथा दोस्तों एपिको आंदोलन, इसे दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। तथा दोस्तों यह कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। तथा दोस्तों अब हम बात करेंगे साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के विषय में। तथा दोस्तों यह केरल में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था कुंती पूजा नदी पर बनने वाली डैम की योजना को रद्द करवाना। चलिए दोस्तों अब आगे ध्यान से सुनिएगा। महासागर, पारिस्थितिक तंत्र विविध के विषय में ध्यान से सुनिएगा। महासागर यह सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। दोस्तों हेलोक्लाइन, जल निकाय में लवणता प्रवणता का प्रदर्शक हेलोक्लाइन होता है। तथा दोस्तों अर्नीज हैस के विषय में जानते हैं। 1973 में इन्होंने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था। तथा दोस्तों हम बात करते हैं जोसेफ ग्रिनेल के विषय में। पारिस्थितिक निष्कर्ष शब्द की सर्वप्रथम प्रस्तुति जोसेफ ग्रिनेल द्वारा की गई थी। दोस्तों बात करते हैं हम थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या होता है, जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन का प्रदर्शक थर्मोक्लाइन होता है। तथा दोस्तों पिनोक्लाइन की बात करते हैं। पिक्नोक्लाइन, जल निकाय में घनत्व प्रवणता का प्रदर्शक पिक्नोक्लाइन कहलाता है।
अब दोस्तों अब कुछ पारिस्थितिक तंत्र विविध के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें से पहले कॉलम में वर्ष है, दूसरे में उससे अधिनियम। दोस्तों भारतीय वन संरक्षण अधिनियम सन 1972 में हुआ, तथा दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में, तथा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, तथा दोस्तों अनुसूचित जनजातियों व अन्य पारंपरिक वनवासी या वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में पारित हुआ। अब दोस्तों कुछ जैव विविधता के विषय में महत्वपूर्ण देखते हैं। जैव विविधता की श्रेणियाँ, तो दोस्तों इसका विभाजन सन 1972 में व्हिटेकर द्वारा किया गया था। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अल्फा सूचकांक, यह स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विभिन्नता है। तथा दोस्तों बीटा सूचकांक क्या है? स्थानीय एवं क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता है। तथा दोस्तों गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता का सूचक होता है। दोस्तों बात करते हैं जैव विविधता, जिसकी परिभाषा है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियाँ जैव विविधता कहलाती है। दूसरा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीवों की विविधता भी जैव विविधता कहलाती है। अब जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग के विषय में जानते हैं। सर्वप्रथम रेमंड एफ दासमैन, जो प्रारंभ में अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तथा दोस्तों W.G. रोशन बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। तथा दोस्तों अब हम बात करते हैं जैव विविधता दिवस के विषय में। दोस्तों 29 दिसंबर को विश्व के कई देशों द्वारा घोषित है जैव विविधता दिवस। तथा दोस्तों 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है जैव विविधता दिवस। तथा दोस्तों इससे संबंधित विशेष तथ्य है कि 29 दिसंबर सन 1993 में जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ था। तथा दोस्तों हम बात करते हैं NCMB के विषय में। इसका पूरा नाम है दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, भारत का प्रथम। तथा दोस्तों स्थिति यह जामनगर गुजरात में है। तथा दोस्तों NCMB की विशेषता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र PPP की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का प्रथम अनुसंधान संस्थान है। तथा दोस्तों इसका उद्देश्य था समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। अब दोस्तों हम बात करेंगे जैव विविधता प्रवणता की। ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी पर असमान वितरण तथा भूमध्य रेखा की तरफ वृद्धि तथा दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वातावरणों में पाई जाती है। तथा दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तथा दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में उच्चतर उन्नतांशों या चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों अर्थात निम्न घाटियों में जैव विविधता होती है सामान्यतः अधिक। तथा दोस्तों भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। तथा दोस्तों भारत का समुद्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कच्छ की खाड़ी में। तथा दोस्तों साइलेंट वैली को नेशनल पार्क घोषित किया गया था सन 1984 में और फूलों की घाटी स्थित है चमोली उत्तराखंड में। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट के विषय में समझेंगे दोस्तों। इसकी परिभाषा होती है ऐसा स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स द्वारा वर्ष 1988 में किया गया। तथा दोस्तों प्राप्ति स्थल इसका है उष्णकटिबंधीय प्रदेश तथा उच्च अक्षांशीय प्रदेश। तथा दोस्तों जैव विविधता को खतरा है आवास एवं ह्रास एवं विखंडन द्वारा, वैश्विक तापमान एवं प्रदूषण से, जातियों का विलोपन से तथा विदेशी जातियों का पुनर्वास से। तथा दोस्तों ये सब नैसर्गिक विलोपन, समूह विलोपन तथा मानवोद्भवी विलोपन कहलाते हैं। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक जो कि परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है, जैव विविधता के विकास में सहायक है बंजर भूमि का वनीकरण करना, उष्णकटिबंधीय
सॉरी दोस्तों, उष्ण एवं गर्म जलवायु क्षेत्र रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं अनियत तापीय प्राणी तितली के लिए। तथा दोस्तों तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तथा दोस्तों जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र संबंधित होते हैं आनुवंशिक विभिन्नता से। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण कारक के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन तथा दोस्तों विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अवैध शिकार, औद्योगिक विकास तथा दोस्तों अवैज्ञानिक तरीके से खनन, वन क्षेत्र या वनों की सघनता का कम होना, तस्करी इत्यादि पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं। तथा दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण, जैव मंडल रिजर्व है, महत्वपूर्ण रणनीति होती है इसकी जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तथा दोस्तों इसकी स्थापना का उद्देश्य था प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना। तथा दोस्तों इसकी तकनीकी है। स्वस्थानीय क्या होता है? वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना। बाह्यस्थानीय या यक्ष सीटों से क्या तात्पर्य है? वनस्पतियों और जंतुओं की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक करना या बाहर करना। बाह्य संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण की दो विधियाँ है। प्रथम विधि है जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्तप्राय प्रजातियों का पालन पोषण करना। द्वितीय विधि है जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम ताप पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित करना। तथा दोस्तों जैव विविधता संरक्षण में स्वस्थानीय में क्या है? संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क जैसे पवित्र जल व उपवन। जीवमंडलीय नीचे में आते हैं स्थलीय तथा समुद्री। राष्ट्रीय उद्यान में आएंगे वन्य जीव एवं अभयारण्य। तथा दोस्तों बाह्य स्थानीय के एग्जाम्पल होंगे जैसे पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे, प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक तथा निम्नतापीय संरक्षण। अब जो आरक्षित क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य पहला है शिक्षा एवं जन जागरूकता, प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। द्वितीय है पौधे, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता सह संपूर्णता को बनाए रखना। तीसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तथा दोस्तों चौथा है पारिस्थितिक विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना। तथा दोस्तों भारत में प्रवाल भित्ति वाले जल प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है कच्छ की खाड़ी, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चौथा है लक्षद्वीप। प्रवाल भित्ति क्षेत्र के प्रकार होते हैं, एक फ्रीजिंग होता है, एक एटॉल होता है। फ्रीजिंग के उदाहरण हैं मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तथा दोस्तों एटॉल का उदाहरण है लक्षद्वीप। दोस्तों जैव विविधता के उपयोग में सांस्कृतिक लाभ हैं, भोजन एवं उन्नत किस्मों के स्रोत हैं, प्राकृतिक संतुलन बनता है, पर्यटन सेवाएं सुलभ होती है, सौंदर्यपूर्वक लाभ होता है और औषधि निर्माण में उपयोगी होते हैं। जैव विविधता के उपयोग सांस्कृतिक लाभ में धार्मिक विश्वास होता है तथा दोस्तों राष्ट्रीय गौरव होता है। सौंदर्यपूर्वक लाभ में दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पालतू जानवर बनते हैं तथा साहित्य रचना निर्माण होता है। पारितंत्र सेवाओं में दोस्तों जलवायु नियंत्रण अर्थात वनों सागरों द्वारा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जल संरक्षण, सस्य परागण, पोषण चक्रण और मृदा अपरदन की रोकथाम में सहायक होते हैं। भोजन और उन्नत किस्मों के स्रोत हैं, नई फसलें तथा उन्नत किस्म की फसलें। औषधि निर्माण में होते हैं जैसे कुनैन, टेक्सटाइल, बोटोनो केमिकल तथा मार्फिन के उत्पादन में। तथा दोस्तों IUCN जो एक महत्वपूर्ण संस्था है पर्यावरण से संबंधित, इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। तथा दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तथा दोस्तों यह प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। तथा दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र से पृथक संस्था है। आधिकारिक दर्जा संयुक्त राष्ट्र महासभा के पर्यवेक्षक का है इसका। तथा दोस्तों इसका प्रकाशन है रेड डाटा बुक का, जिसमें विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटाग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियों को सम्मिलित करता है। किसी प्रजाति को तब तक विलुप्त माना है जाता है जब तक वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। तथा दोस्तों इस सूची के लाभ है जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान और उनका विलेखन करना। तथा दोस्तों जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का निर्माण तथा दोस्तों स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों को निर्देशित करना। जैव विविधता संकटापन्न प्रजातियाँ
एक दोस्तों डिक्लोफिनेक्टोडियम है, जो जीव पशुओं पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव होता है। दोस्तों ये एक दर्द निवारक दवा है तथा बुखार के इलाज में पशुओं के काम आता है। दोस्तों इसके उपयोग के दौरान यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो गिद्ध द्वारा इसके मांस का यदि भक्षण कर लिया जाए तो 30 दिन के अंदर गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसका दुष्प्रभाव दोस्तों ज़्यादातर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8.5 करोड़ गिद्धों की मृत्यु हुई गई। दोस्तों टम्बला कोक, दोस्तों यह मॉरिशस में पाए जाने वाला एक प्रकार का वृक्ष है। इसका एक अन्य नाम है डोडो वृक्ष है। दोस्तों यह विलुप्ति के कगार पर है, जिसके कारण डोडो का पक्षी का विलुप्त हो जा रहा है। कारण हुआ दोस्तों इसका परिणाम है डोडो वृक्ष प्रजनन में असफल हो रहा है तथा दोस्तों डोडो पक्षी का मुख्य भोजन थे इस टम्बला कोक के बीज। आगे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आगे दोस्तों इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, जिसे एक चमगादड़ की एक विशेष प्रजाति है तथा दोस्तों यह इसका प्रसार क्षेत्र बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि में है। इसका एक अन्य नाम है ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट। दोस्तों अब हम बात करेंगे ड्यूगोंग की। ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है। इसका अस्तित्व पे खतरा बना हुआ है, जिसके कारण विलोपन के कगार पे है। दोस्तों ड्यूगोंग एक शाकाहारी स्तनधारी है। इसका अन्य नाम समुद्री गाय है। इसका कारण इसे घास खाने के कारण पड़ा है। इसका दोस्तों प्राप्ति क्षेत्र है पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया तथा दोस्तों भारत में सबसे बड़ी संख्या मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में पाया जाता है। अन्य भारतीय क्षेत्रों में कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तट, अंडमान या निकोबार द्वीप समूह में। विधिक संरक्षण में दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में अधीन है तथा दोस्तों भारतीय वन गद्दा प्राकृतिक आवास इसका कच्छ का रन है तथा दोस्तों आवास क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण इसके अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है। दोस्तों सिंहपुच्छी वानर, इसका निवास क्षेत्र दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट है तथा दोस्तों निवास राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि है तथा दोस्तों हम बात करेंगे उड़न गिलहरी की। यह दोस्तों भारत, रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका आदि अनेक भागों में पाई जाती है तथा दोस्तों भारत में यह कुल 7 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती है तथा दोस्तों हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक 6 प्रजातियाँ इसकी मिलती है। अब बात करेंगे दोस्तों हम प्रोसोपियस जूलीफ्लोरा की। इसका मूल स्थान है मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र। वर्ग यह छोटा पौधा या झाड़ी है। तमिल नाम इसका सिमई करुवेलम है। धारणा दोस्तों यह पर्यावरण के लिए प्रोसोपियस जूलीफ्लोरा हानिकारक है तथा दोस्तों भारत में आगमन 19वीं शताब्दी में हुआ। इसका हिंदी नाम बिलायती बबूल है तथा दोस्तों प्रोसोपियस जूलीफ्लोरा के विषय में का इसका दुष्प्रभाव को हम जानते हैं। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जल का शोषण करती है। भूजल व्यापक पैमाने पर शोषण होता है। आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को खत्म कर देती है। इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से नहीं पनप पाता तथा दोस्तों वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है और यह जैव विविधता के लिए अत्यधिक हानिकारक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रेड पांडा। इसका वैज्ञानिक नाम एलुरस फ्लंगेस है तथा तो उसका एक अन्य नाम फायर कैट है। इसका विशेष तथ्य रैकून जैसी छवि की है। इसका पर्यावास क्षेत्र भारत में प्राकृतिक रूप में उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है तथा दोस्तों विश्व में यह नेपाल, भूटान, चीन और लाओस और म्यांमार में पाया जाता है। अब दोस्तों भारत में रामसर स्थलों की सूची के बारे में जानते हैं। दोस्तों यह डायग्राम एग्जैक्ट ना होकर उस राज्य को पॉइंट आउट करता है। भारत में जम्मू कश्मीर में 3 रामसर क्षेत्र हैं। एक है बूलर झील, दूसरा है सूरीनसर मानसर झील और होकोरो आर्द्रभूमि तथा दोस्तों राजस्थान में 3 रामसर स्थल है। एक है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और सांभर झील और थोल झील पक्षी अभयारण्य तथा दोस्तों महाराष्ट्र में 2 रामसर साइट है। एक है नंदूर मधमेश्वर, दूसरा है लोनार झील तथा दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक है जो कि है कोलेरू झील तथा दोस्तों पश्चिम बंगाल में 2 रामसर स्थल हैं। पहला है पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि तथा दूसरा है सुंदरबन आर्द्रभूमि। दोस्तों मणिपुर में एक है, इसे हम कहते हैं लोकटक झील तथा दोस्तों उत्तर प्रदेश में 8 रामसर स्थल पाए जाते हैं, जिसमें से एक है ऊपरी गंगा नदी, दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तीसरा है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, चौथा है समसपुर पक्षी अभयारण्य, अगला है सरसई नावर झील, अगला है चांडी पक्षी अभयारण्य तथा दोस्तों अगला है समान पक्षी अभयारण्य तथा अगला है सुरसरोवर रामसर स्थल।
दोस्तों ये रहा हमारा घटना चक्र के पर्यावरण का पार्ट 3। जल्द ही दोस्तों हम आपके लिए पार्ट 4 भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।